तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय शेडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं भाई ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर नंबर तो मैं भूल गया हूँ, शायद 11 है। 11 वैसे तुम्हें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन ह्यूमन आई का जो पूरा पार्ट था वो कट चुका है, जो कि काफ़ी आसान हुआ करता था। मतलब मेरे लिए तो आसान था, बट ठीक है चलो अब कट गया तो क्या कर सकते हैं। और हाँ, तो ये बात याद रखना कि ये सिर्फ उस बैच के लिए है जो 2020-21 का एग्ज़ाम दे रहा है। अगर बाय चांस तुम उस बैच के नहीं हो, कभी फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो, तो कोई और वीडियो देख लो यार। मतलब लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके देख सकते हो तुम लोग पूरे चैप्टर की वीडियो। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स कैरी ऑन। एंड द फर्स्ट टॉपिक यू गॉट इज प्रिज्म। एंड ये तुम्हारी एक एक्टिविटी भी है। स्कूल में एक्टिविटी होनी चाहिए, ये पता नहीं अगर टाइम मिलेगा टीचर्स को तो करवाएंगे प्रिज्म से। तो बेसिकली प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखो, इससे पहले तुम्हें एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि जितनी भी लाइट्स, हमें अभी 7 बेसिक लाइट्स पता है विबग्योर वाली हैं, और उसको जब हम लोग मिला देते हैं ना, उसको जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो वाइट लाइट बनती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल लाइट्स। तो एक्टिविटी तो जब होगी तब होगी, फिलहाल के लिए कंसेप्ट समझ लो कि प्रिज्म की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, इट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़, जिससे ना जब हम उसके अंदर से वाइट लाइट पास करवाते हैं तब वो उस वाइट लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है। जब डिफ्लेक्शन होता है लाइट का तो लाइट स्कैटर हो जाती है। लाइट स्कैटरिंग मीन्स लाइट का फैल जाना। एंड जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि वाइट लाइट किन किन से बनी होती है। वाइट लाइट 7 रंगों से बनी होती है, 7 कलर्स से बनी होती है। तो अगर वाइट लाइट स्कैटर हुई तो क्या निकलेंगे? वो 7 कलर्स निकलेंगे। सो इन शॉर्ट, इफ वी पास white light through a prism, it scatters into 7 different colors. Vibgyor. Now suppose अगर white light scatter होके 7 लाइट्स बन जाती है, 7 लाइट्स बन जाती है, तो 7 लाइट्स मर्ज होके क्या बनेगी? वाइट लाइट बनेगी। अब ये करने के लिए हम लोग वो सीधे प्रिज्म के बिल्कुल सामने एक उल्टा प्रिज्म रख देते हैं। तो वहाँ से वाइट लाइट आती है, 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसके बाद वो 7 कलर्स नेक्स्ट प्रिज्म में जाते हैं जो कि उल्टा है, जो कि मतलब अपराइटेड है। ये चीज़ नोट करने वाली है। तो वो अपराइटेड, फिर वो 7 कलर्स जो डिफ्लेक्ट हुए थे, जो स्कैटर हुए थे, वो वहाँ से मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होके वो वापस से वाइट लाइट बन जाती है। हाँ, और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ना जब भी मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि स्कैटरिंग और डिफ्लेक्शन वर्ड को मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, तो इनका मतलब सेम नहीं होता है। डिफ्लेक्शन का मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो जाना, टिल्ट होना कह सकते हैं। तो जब वाइट लाइट अंदर जाती है ना तो मीडियम चेंज होता है, ठीक है, एयर से ग्लास में जा रही है वो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है। तो लाइट की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाती है हल्की सी, उसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। और स्कैटरिंग मतलब फैल जाना, राइट। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात निकली है तो मतलब मैं तुम्हें छोटा सा बताता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। नहीं तो तुम लोग थोड़ा आगे कर सकते हो इसको। देखो, हम लोग मानते हैं कि वैक्यूम में और एयर में लगभग सेम ही लाइट सबसे तेज़ ट्रैवल करती है। तो इवेंचुअली लाइट बाकी सारे मीडियम्स में स्लोअर ट्रैवल करेगी। लेकिन अब वो किस मीडियम में कितनी स्लो ट्रैवल करेगी, ये चीज़ बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना हर एक मीडियम का होगा। ईच मीडियम हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बी इट वाटर, ऑयल, ग्लास, कोई और तुम लोग अगर सोच सकते हो तो उसका भी कोई अपना एक पर्टिकुलर नंबर होगा एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अब ये सही नहीं है। अगर मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, ठीक है, प्रॉपर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर से ग्लास में लाइट 2 टाइम्स स्लोअर जाएगी, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वापस से ध्यान में ले आओ उस फिनोमिना को जहाँ पे हम लोग एक प्रिज्म रख रहे थे, वाइट लाइट भेज रहे थे उसके अंदर, एंड वाइट लाइट स्कैटर होके 7 लाइट्स बन रही थी। और ये क्यों याद रखना है अभी बताता हूँ। बस उससे पहले माइंड में एक छोटी सी बात रखना कि जब भी लाइट, अभी मैंने बताया था वैसे, लेकिन जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि यहाँ पे हम लोग उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो वो हमेशा रिफ्रैक्ट करेगी, हल्की सी डेविएट होगी वो, ठीक है। मतलब टोटल अपने सीधे पाथ पे नहीं जाएगी, हल्का सा इधर उधर मुड़ जाएगी।
तो अब आगे तुम्हें पुराने वाला मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो यार उसी की सुन लो तुम लोग। रेनबो का कि रेनबो कैसे बनता है। तो यहाँ पे ना एक एक रेन ड्रॉप ना एक प्रिज्म का काम करती है। अब उसमें से वाइट लाइट जब जाएगी तो वो क्या करेगी, वो अपने अंदर से 7 कलर निकाल के देगी। तो सबसे पहले लाइट अंदर आती है, वो हल्की सी रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, फिर वो बाहर निकलते हुए 7 कलर बन जाते हैं और फिर वो हल्की सी रिफ्लेक्ट दोबारा हो जाती है। तो यहाँ पे तुमने 2 चीज़ें तो पक्का लिखनी है इसका आंसर लिखते हुए कि दिस इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 2 चीज़ तुम्हारी पक्का आनी चाहिए, नहीं तो यार शायद तुम्हारे मार्क्स कट जाएं। बाकी एक्सप्लेन तो तुम कर ही दोगे, नहीं तो इंग्लिश तुम्हारी स्ट्रांग है ही। हैं शर्मा गए। चलो शर्माना छोड़ो, हम लोग करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहला आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि मतलब स्टार कहीं और होता है असली में और हमें वो कहीं और दिख रहा होता है और साथ के साथ वो ब्लिंक भी कर रहा होता है। तो ये क्यों होता है? तो बेसिकली स्टार्स में हमें थोड़े से रेस्ड अप दिखते हैं, क्योंकि जब उनकी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है ना तो वो हल्की सी रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो हमारी आइज उस रिफ्रैक्टेड लाइन को सीधा करके जहाँ भी वो मिलती है ना, उस पॉइंट को मान लेते हैं कि यहाँ स्टार है। तो अब बात है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। तो उसकी मेन वजह ये है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट आती है स्टार से तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा लाइक जिगजैग वे में चलती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अलग अलग जगह पे वेरी करती है। तो उनका लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हर चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है हर जगह पे और उस हिसाब से वो रिफ्रैक्ट कर जाती है। जैसे कि अगर हम लोग एयर में से लाइट वाटर में भेजें तो वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, बस बिल्कुल वैसे ही। तो अब वो जिगजैग मोशन में आ रही है, लाइक बहुत सारी रेज आ रही हैं जिगजैग मोशन में। अब कोई रे तुम्हारी आई में आएगी, कोई नहीं आएगी, कोई ऊपर जाएगी, कोई नीचे जाएगी। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगी, कभी कभी कम लाइट आ जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगी तो स्टार ब्राइट दिखेगा, जब कभी कभी कम लाइट आ जाएगी तो स्टार थोड़ा सा डल दिखेगा। और ये ब्राइट डल करते करते स्टार ट्विंकल होना शुरू हो जाता है। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं। तो देखो उसका सीधा सा ये जवाब है कि प्लैनेट्स ना हमारे बहुत क्लोज हैं तो वो बड़े दिखाई देंगे। अब एक चीज़ बहुत बड़ी है तो वो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके बनी होगी। अब सारे पॉइंट्स अगर फ्लक्चुएट करने लग गए, लो ब्राइट होने लग गए, तो वो एक दूसरे को कंपनसेट करके ऑन द होल वो एक ही जैसा रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मान लो कि एक बहुत सारे पॉइंट्स का एक क्लस्टर है और वो सारे ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सारे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो मान लो कि एक अगर फ्लक्चुएट होता है, मतलब एक अगर ब्राइट हो जाता है, दूसरा डल हो जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारे पेयर्स बन गए होंगे। तो हर जगह कोई ब्राइट हो जाएगा, कोई डल हो जाएगा, कोई डल हो जाएगा, कोई ब्राइट हो जाएगा। तो ऐसे कहीं जगह बहुत सारे ब्राइट हो जाएंगे, फिर बहुत सारे डल हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं कि अगर तू इतना ब्राइट नहीं है तो मैं इतना ब्राइट हो जाता हूँ। तो इसीलिए ऑन द होल जब हम लोग उसको दूर से देखते हैं ना, तब हमें उन पॉइंट्स की आपस में फ्लक्चुएशन नहीं दिखती है। हमें एज अ होल वो एक प्रॉपर अनट्विंकलिंग चीज़ दिखती है, तो वो ट्विंकल नहीं कर रही होती है। जबकि स्टार एक बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट है बहुत दूर जाके, अगर वो फ्लक्चुएट करेगा तो वो तो हमें पक्का दिख ही जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो नहीं टॉपिक आता है कि सनराइज से 2 मिनट पहले सन दिख जाता है और सनराइज के 2 मिनट बाद तक सन दिखता ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका तो सारी कहानी मतलब बिल्कुल पहले वाली जैसी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है इसमें भी, और सारी चीज़ तुम लोग डायग्राम देख के समझ जाओगे। मतलब जब हॉराइजन से नीचे होता है सन, तब भी जब उसकी लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में आ जाती है, तो हमें लगता है कि सन ऊपर है अभी भी। हॉराइजन बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है अर्थ की सरफेस से सन तक। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इसमें आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तो यार देखो तुमने 9th में करा होगा ना, कि वो जब लाइट स्कैटर कर जाती है, जब आप उसे डिफरेंट सॉल्यूशंस में से भेजते हो, तो वो लाइट स्कैटरिंग टिंडल इफेक्ट होता है। बट मेन है इसमें कि आसमान का कलर ब्लू, मतलब ब्राइट, मतलब वाइट या ब्लू क्यों रहता है दिन में। तो उसका एक सिंपल सा आंसर ये होगा कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है ना, वो शॉर्ट है किसके कंपैरिजन में, रेड कलर के कंपैरिजन में। तो जब सन से जो वाइट लाइट आती है, येलो नहीं आती है, वाइट आती है, तो वो वाइट लाइट ऐसे एटमॉस्फेयर में जाएगी और उसका स्कैटरिंग हो जाएगा। तो स्कैटर होने के बाद 7 अलग अलग कलर बन जाएंगे। अब ब्लू कलर की वेवलेंथ शॉर्ट है, इसलिए वो ज़्यादा स्कैटर होएगा और वो स्कैटर होकर पूरे स्काई में फैल जाता है, और वही पूरे स्काई में जब फैल जाएगा तो हमें ब्लू स्काई दिखेगा। ब्लू नहीं तो जनरली वाइट, ठीक है। और रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज़्यादा, इसलिए वो हमारे तक पहुँचेगा तो बिल्कुल सही जगह पे पहुँचेगा, स्कैटर नहीं होगा वो। इसीलिए जो भी जितने भी डेंजर के साइंस होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं,
क्योंकि उसका स्कैटर होना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर फॉग है तो फॉग में भी वो ज़्यादा स्कैटर नहीं होगा और आपको रेड कलर अच्छे से दिखेगा। और अगर इसी का दूसरा पार्ट माने तो जब शाम हो जाती है, मतलब जब सन राइज करने वाला होता है या जब सन सेट होने वाला होता है, तब हमें सन या उसके आसपास का सारा आसमान रेडिश क्यों दिखता है? तो उसका आंसर ये होगा कि जब सन होराइजन के पास होता है ना, किसी भी होराइजन के पास होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लू कलर स्कैटर होगा। अब जब ब्लू कलर स्कैटर हो गया है तो बचा क्या? रेड बचा, येलो बचा, वो मिल के ऑरेंजिश आपको कलर मिल जाता है। लेकिन जब सन बिल्कुल आपके ओवरहेड होगा, मतलब बिल्कुल टॉप पे होगा, सीधा होगा, तब इतना ब्लू कलर स्कैटर नहीं होगा, क्योंकि जब सन हॉराइजन पे होता है तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू जब सन बिल्कुल आपके ओवरहेड होता है। डिस्टेंस कम होगा तो सारे कलर्स को कम ट्रैवल करना पड़ेगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। सीधी सी बात है ना? मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि जब ब्लू स्कैटर अवे हो जाता है, ब्लू कलर सारा अगर स्कैटर हो जाता है तो रेड और ऑरेंज कलर बचते हैं। तो जब वो कलर बचते हैं तो उन्हीं की वेवलेंथ आप तक पहुँच पाएगी, आपकी आइज तक पहुँच पाएगी, इसलिए आपको वो थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप वो दिखेगा। और क्योंकि दूसरे केस में कम डिस्टेंस है, ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होगी ब्लू कलर की, तो जब स्कैटरिंग नहीं होगी तो वेवलेंथ जो है ब्लू कलर की वो आपकी आइज तक पहुंच जाएगी। एक बार पहुंच गई तो आपको ब्लू कलर दिखने लग जाएगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉट को स्काई डार्क क्यों दिखता है? तो भी उसका भी एक सिंपल सा रीज़न है यार, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की, स्कैटरिंग नहीं होगी तो डार्क दिखेगा, है ना? और अगर तुम्हारे पेपर नज़दीक है या पेपर के 1-2 दिन पहले ही देख रहे हो, तो व्हाट यू हैव लर्नड, जो लास्ट में जो भी इतना सा बॉक्स होता है ना, वो ज़रूर पढ़ के जाना एक बार प्लीज़। तो बस यारों, इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मतलब काफ़ी छोटा चैप्टर हो गया, मज़ा आ गया होगा तुम्हें तो बस अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, साइनारा, पढ़ते रहना और पास हो जाना यार।